तुम्हें गांव से इतना प्यार है तो जाकर नाता जोड़ लो अपने गांव के साथ। गांव तो अब भी मुझे प्यारा है, लेकिन गांव के रास्ते तुमने मुझ पर बंद करवा दिए। अब मैं गांव जाऊं भी तो किसके सहारे, किसके पास? हमने गांव में किसी के घर डाका नहीं डाला और ना ही किसी का हक छीना है। और रही रिश्ते की बात, तो मैं अपनी बेटे को उन फकीरों के घर नहीं भेज सकती। उन फकीरों के बलबूते पर मैं शहर में बैठकर अपनी जायदाद की कमाई खाने का अहल बना बैठा था। उन फकीरों ही की आस पर मैंने दुश्मनों के इलाके में कदम रखने की जुर्रत की थी। उन फकीरों ही की जमीन पर मैंने पेट्रोल पंप और फ्लोर मिल्स की तामीर के मंसूबे बनाए हैं, लेकिन अब तो मैं खुद को सबसे बड़ा फकीर समझता हूं नफी, सबसे बड़ा फकीर। सिफतुल्लाह जी बेगम साहबा। तुमने अली का कुछ पता किया? नहीं बेगम साहबा, गुल साहब के घर से तकरीबन 1 हफ्ता हुआ वो गायब है। उसके दफ्तर से भी गैर हाजिर है और मेरी मालूमात के मुताबिक वो अपने गांव में है। लेकिन मैं हर कीमत पर उसे यहाँ बुलाना चाहती हूँ। मेरा सारा काम उसके बगैर अधूरा पड़ा है। आपकी बिल्डिंग का काम तो यहाँ कोई और भी कर सकता होगा। इस सिलसिले में आप गुल साहब से बात क्यों नहीं करती? मेरा ख्याल है गुल साहब के घर से वो नाराज होकर के, और मेरे प्लाजा का सारा कागजी काम उसके पास पड़ा है। मम्मी ने उनके साथ कमिटमेंट की है। मुझे ये भी मालूम है कि वो अपने चचा के घर से रूट कर गया है। ये बात तुम कैसे कह सकती? नाजी ने मुझे यहाँ कर सब कुछ बता दिया है। उसकी नाराजगी की वजह? उनके घर वाले उसके लिए नाजी का रिश्ता मांगने आए थे। फिर क्या हुआ? उनकी तरफ से इनकार हुआ, और मेरा ख्याल है इस इनकार की वजह से उनके चचा के साथ उनके रिश्ते नाते टूट गए हैं। ऐसी हालत में आप अपना काम अली के सुपर्द करके गुल साहब की नाराजगी भी मोल सकती हैं बेगम साहबा। मैं अली को जुबान दे चुकी हूँ। ये उसूलों का मसला है सिफतुल्लाह, और तुम्हें मालूम है अपने उसूलों के मामले में मैं किसी मसलियत की परवाह नहीं करती। फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम अली के गांव जाकर उसे मेरा पैगाम पहुंचा दो। मैं अकेला वो वक़ार अली से अपने गांव गया है, और न मैं अपने साथ उसको लेकर जाता। क्या तुम्हें अकेले वहां जाने से डर लगता है? जी नहीं बेगम साहबा, बात यह है कि ऐसे कामों में मुझे बात करने का सलीका ही नहीं आता। वो छोटी बीबी भी आजकल फारिग है, सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। अगर मेरे साथ ये जाए तो इसकी सैर तफरीह भी हो जाएगी और अपने मतलब की बातें ये अली पर वाज़िह कर देंगी। ये बात तो तुमने ठीक की है। मैं ज़ेबी को तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जी, कौन सी शर्त? ये गांव में किसी के घर नहीं जाएगी और गाड़ी में बैठकर अली तक मेरा पैगाम पहुंच जाएगी। जैसे आपकी मर्जी बेगम साहबा। जाओ ज़ेबी, जाने की तैयारी करो। अली खान, वो गाड़ी किसकी है? ये तो बेगम साहिबा की गाड़ी है। बेगम साहिबा? वो कौन है? अच्छा तुम ऐसा करो, उनको जाके रोको। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अली खान यही रहते हैं? आप उनके घर जाना चाहते हैं? हम अली से मिलने आए हैं। अली खान, अली खान, लड़की भी साथ है? हाँ हाँ, लड़की भी साथ है, तुमसे मिलने आई है। बेगम साहिबा की गाड़ी में लड़की उनकी बेटी हो सकती है। ठीक है, तुम यहाँ खड़े रहो, मैं जाता हूँ उनके पास। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबी, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? इन्हें बेगम साहबा ने भेजा है। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? मैं खुद को भी ख्वाबों की दुनिया में पा रही हूँ अली।
तुम्हारा गांव बहुत हसीन है। चलो फिर हमारे घर चलते हैं। नहीं बेटा, हम सिर्फ बेगम साहबा का पैगाम पहुंचाने आए हैं। वो कई दिनों से आपका इंतजार कर रही हैं। वो तो ठीक है, लेकिन घर जाकर थोड़ा आराम करेंगे। क्यों ज़ेबी? आई एम सॉरी, इसके लिए हमें इजाज़त नहीं मिली। हाँ, बेगम साहबा का हुक्म है। शायद हमारे घास फूस के बने हुए मकान इनके बैठने के काबिल नहीं। नहीं, ये बात नहीं अली, मुझे खुद तुम्हारी माँ से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन मेरी माँ की तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। उनकी इजाज़त के बगैर मैंने ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं किया। अगली दफ़ा आएंगे तो तुम्हारे ही घर आएंगे। तो फिर यहाँ खड़े खड़े? मेरा मतलब है खुले रास्ते में तुम्हारे साथ बातें करना भी मुनासिब नहीं। मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती हैं अपने काम के सिलसिले में, और तुम्हें हमारे साथ जाना है। बेगम साहिबा के हुक्म की तामील मेरी मजबूरी है ज़ेबी, लेकिन इस वक्त नहीं। फिर कब? मैं कल ज़रूर पहुँच जाऊँगा तुम्हारे यहाँ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ बाबा। कहाँ? शहर जाना है। शहर में अब तुम्हारे लिए क्या रखा है? बेगम साहिबा के पास। उनके बिल्डिंग के नक्शे मैंने बनाए हैं और वो लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। ये बेगम साहिबा कौन है बेटा? ये गुल मोहम्मद के जानने वालों में से होंगे। लेकिन बेटा, जब गुलू के साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है तो उनके दोस्तों के साथ तुम्हारा क्या काम? ये आप मेरे बेटे को कैसी पट्टी पढ़ाने लग गए हैं? गुल मोहम्मद के साथ हमारा ताल्लुक क्यों खत्म होगा? लड़कियों के रिश्तों के फैसले एक ही दिन में नहीं हो जाते, इसके लिए बार बार जाना पड़ता है। और आप तो बस एक ही बार। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जिस्म गोलियों से छलनी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच जाते हैं। और किसी के लिए एक ही गोली मौत का पैगाम बन जाती है। मुझे एक ही गोली लगी है, वो मेरे लिए काफी है। बाबा, तुम्हारा बाबा मर चुका है बेटे, अपने भाई के हाथों। ये आप कैसी बातें करने लग गए? मेरा बेटा क्या अपने चचा के यहाँ शहर आना जाना भी बंद कर देगा? उसकी नौकरी भी? ये उनकी नौकरी नहीं छोड़ेगा तो अपने बाबा की गैरत उनके पास गिरवी रखकर छोड़ेगा। उनके हाथ नौकरी का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। और बेगम साहिबा के पास जाऊंगा तो वो भी दूसरों के ताल्लुक के बल नहीं, अपनी जात के हवाले से। कहां जा रहे हो तुम? अपने गांव, अपने घर। लेकिन बेटा, इस घर में, इस शहर में मैंने तुम्हें एक मेहमान की हैसियत से तो नहीं बुलाया था। इस घर में, शहर में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं रही। अपने बाप की तरह तुम भी मेरी मजबूरियों को नहीं देखना चाहते? अपने बाप की तरह मुझे भी अपनी हैसियत का अंदाजा होने लगा है काका जी। देखो बेटा, इस दुनिया में हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं। और मैं मजबूर इंसानों की दुनिया में रहने जा रहा हूं, जो मेरी अपनी दुनिया है। मैंने तो सोचा था कि तुम आओगे तो सारी बात तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन तुम भी अपने बाप की तरह बिला वजह जिद करने लगे। बिला वजह जिद? देखो बेटा, खान लाला तो एक अनपढ़ आदमी है। तुमने तो दुनिया देखी है, तुम में तो बात को समझने की तमीज होनी चाहिए। तुम तो एक एजुकेटेड, एक आला तालीम याफ्ता इंसान हो। तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता इंसानों में भी फर्क होता है काका जी। और तहजीब याफ्ता होने के लिए मुझे अभी एक लंबा सफर तय करना है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? शायद आखिरी मुलाकात भी।
इस घर से रुखसत होकर तुम अच्छा नहीं कर रहे वली। यहाँ से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी मजबूरी है नाजी। और यहाँ आना? वो भी मेरी मजबूरी थी, वो मेरे बाबा का हुक्म था। इस घर की मजबूरियों का तुम्हें कोई एहसास नहीं? इस घर के लोगों की मजबूरियाँ खुद साख्ता हैं, बिल्कुल सेल्फ क्रिएटेड। और जिस बैकग्राउंड के हवाले से मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ, उसका तुम्हें भी ज़रूर इल्म होना चाहिए। इस घर का हर फर्द एक जैसा नहीं हो सकता। एक फर्द की शिकायत की वजह से तुम इस घर के साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते तोड़ना चाहते हो। हमने तोड़े हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश की थी नाजी, लेकिन यहाँ के लोगों की नज़रों में शायद इस चीज़ की कोई वक़्त ही नहीं। इसके लिए जितना पैसा तुम मांग रहे हो वो मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस में इतना तो है कि अपने भाई से उस जायदाद की कीमत वसूल करो जिस पर वो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहा है। उस जायदाद की कीमत जो लाखों में बनती है। करोड़ों की बात भी हो, फिर भी मैं उसका नाम नहीं लूंगा बलोशे। आखिर क्यों, किस लिए? गुल मोहम्मद ने तुम्हारे साथ कौन सी मुरवत बरती है? गुल मोहम्मद बेमुरवत हो गया तो क्या मैं भी अपनी गैरत नीलाम कर दूं? तुम्हें अभी तक होश नहीं आया उसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया और तुम? मैं जानता हूं कि मेरे भाई ने गैरत और मुरवत का दामन तार तार कर दिया, लेकिन मैं अपने भतीजे के सर से वो दुपट्टा नहीं छीन सकता जो मेरे घर आकर मैंने उसे उड़ाया था। और मेरे सर से गिरी हुई चादर अपनी हसरतों के कफन का मैं किससे पूछूंगी? बलोशे, तुम जुल्म कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ, बेइंसाफी कर रहे हो। तुम मुझसे इंसाफ मांगती हो तो मेरे पास जमीन का अब भी इतना टुकड़ा है कि उसे बेचकर अली का काम हो जाएगा। मैं अपने बेटे को किसी का मोहताज नहीं बनने दूंगा। नाजी को क्यों नहीं लाई साथ नफीसा? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना वो तो आपको तो पता ही है वो आप लोगों से कितना प्यार करती है, और मामा जी को देखे बगैर तो उसे चैन नहीं आता। बहुत प्यारी लड़की है। मामा जी जब यहाँ अकेले थे तो कभी हम यहाँ आकर ठहरते थे और कभी उन्हें हम अपने साथ ले जाते थे। गुल साहब तो उन पर जान छिड़कते हैं। खान जी ने मुझे सब कुछ बताया है, आप लोगों ने उनकी बड़ी खिदमत की है। आपकी गैर मौजूदगी में हमारा उनके सिवा और था ही कौन, और बेगम साहबा के मिजाज का तो आपको पता ही है। सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जानकर भी हमारे खान जी अपने भाई के घर पर निछावर हो रहे हैं। आपका अपना क्या ख्याल है? मेरी मर्जी हो तो मैं बेगम के साथ एक टेबल पर खाना भी पसंद ना करूं। उसकी बातें सुनकर तो अकल दंग रह जाती है, और आपके घर वालों के साथ तो उसे खुदा वास्ते का बैर है। वो सारी दुनिया से रूठी हुई है, कॉम्प्लेक्स की मारी। उसकी बेटी वो तो माँ से भी 2 हाथ आगे है। लेकिन हमारे खान जी तो जेबी की तारीफें करते नहीं थकते। बहू बनकर जब इस घर में आएगी तो उन्हें खुद ही उसकी असलियत का पता चल जाएगा। नाजी के पापा ने मुझे कई मरतबा आफ्ताब के लिए जेबी के साथ रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन मैंने हर दफा बात को वहीं खत्म कर दिया। अब तो वो जैसी भी है, ये बला मेरे सर से टलने वाली नहीं। मुझे मजबूरन तुम्हारे मामा जी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। मैं समझी नहीं। बदर के डैडी हर कीमत पर अपने भाई के घर से नाता जोड़ने वाले हैं। आपकी मर्जी के खिलाफ? हमारे खान ने इस मसले को अपनी गैरत और अना का मसला बनाया हुआ है। तो फिर जेबी को मजबूरन मुझे अपने घर लाना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। बैठिए ना, आप कहाँ जा रही हैं? अच्छा हुआ जेबी तुम आ गई, मैं बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। वो तो जाहिर है, तुम्हारे घर वाले अंकल के यहाँ जो गए हुए हैं। उनके होते हुए भी मेरा दिल घबराता है, मेरा दिल टूट चुका है जेबी। यूं महसूस होता है जैसे दुनिया की हर चीज बेमानी होकर रह गई हो। ओहो, कोई
बामानी सी बात होती है। हर बात का कोई मायने होता है ज़ेबी। अब कुछ बताओगे भी या कुछ फायदा नहीं। अली बड़ा डिप्रेस मालूम हो रहा था। तुम मिली हो उससे? हाँ, मम्मी ने उसे अपने काम के सिलसिले में बुलवाया था। उसे क्या शिकायत थी हम लोगों से? वो तो तुम बेहतर जानती होगी, आप आपस में करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन अब हमारा उसके साथ दूर का भी वास्ता नहीं रहा। रिश्ते की बात पर हो सकता है। बाज लोग बुनियादी तौर पर बड़े खुदगर्ज होते हैं। वो एक मखसूस मायने लेकर लोगों के करीब आते हैं और इस मिशन की नाकामी के बाद वो जरूरत से ज्यादा सेंटिमेंटल बन जाते हैं। हकीकतों को नजरअंदाज करने वाले अपॉर्चुनिस्ट। लेकिन अली के बारे में मैं कम से कम ऐसा नहीं सोच सकती। शायद तुम लोगों ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। ना मैंने इसकी जरूरत महसूस की और ना उसने अपने आप को एक्सप्लेन करने का किसी को मौका दिया। वो तो एक ही जज्बे में अपना सारा हिसाब बेबाक करके चला गया। सारा हिसाब? मैंने गलती से अपने एल्बम में जो उसको फोटो लगा रखा था उसे भी मैंने वापस कर दिया। बेचारे का दिल टूट गया होगा। बेचारे के पास दिल था कहाँ? वो तो दिमाग का सहारा लेकर आया था, और दिमाग भी एक बद दिमाग का। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम्हारी और बदर की बात कहाँ तक पहुंची? मैं कुछ भी नहीं जानती। ज़ेबी, तुम मुझसे छुपा रही हो? यकीन जानो नाज, वो मामला मेरे लिए भी अभी तक एक सस्पेंस है। हम तो जमीन पर बसने वाली वो मखलूक है जिनकी किस्मत के फैसले आसमानों पर होते हैं। ये जगह बिल्कुल कैलिफोर्निया का मंजर नजर आती है विकी। वही पहाड़, वही हवा, वही फिजा, वही ग्रीनरी। वहाँ के लोग भी यहाँ की तरह सीधे साधे होते हैं। सीधे साधे? यू मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड? नो स्ट्रेट, नो फॉरवर्ड, कंप्लीटली बैकवर्ड। बैकवर्ड से तुम्हारी मुराद क्या है? अभी तक तो मैं ये समझता रहा कि एक काबिल डॉक्टर एक अक्लमंद इंसान भी होगा, लेकिन अब मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारी बेबसी पे मुझे रोना आता है, और वो इसलिए कि तुमने उस हॉलीवुड को छोड़कर इस हॉलीवुड को अपने लिए पसंद किया। तुम्हारे लिए सारे अमेरिका में कोई लड़की नहीं थी। लड़कियां तो वहां कदम कदम पर मिल जाती हैं विकी, लेकिन मेरे डैड की पसंद की लड़की वहां कोई ना थी। तुम अपनी पसंद की बात करो बेटी। मेरे डैड की पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों में एंगेजमेंट करूं। तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में उनके क्या इरादे हैं? मेरी कजन ज़ेबी। चलो। आप अंदर आ जाइए खान जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे जीती रहो। वालेकुम अस्सलाम। ये तो हमारी बच्ची है, मेरा गुल, मेरा गुलशन, माई स्वीटी, माई हार्ट एंड व्हाट नॉट। अंकल आप प्लीज बैठे। अच्छा वो तुम्हारी मम्मी का? अंकल वो अभी आती हैं, मैं उन्हें इन्फॉर्म करती हूँ। आप प्लीज बैठे। आज मैं बहुत खुश हूं जी। खुश? खुशी की वजह? बस ये
बस खुदा बेहतर जानता है जी। प्लीज प्लीज बी बोल्ड। जी, इस घर की रौनक आप ही से है और आपको यहाँ देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे खान बहादुर साहब फिर से जिंदा हो गए हों। अस्सलाम वालेकुम खान लाला। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। शुक्रिया। आप अकेले ही आए हैं? लैला भाभी को नहीं लाए? बस मैंने उसे जानबूझकर घर पे ही छोड़ दिया। वो किस लिए खान लाला? आप दोनों की मिसाल मेरे लिए दो सुपर पावर्स की है और आलमी ताकतों के दरमियान दुनिया का कोई भी मसला हमेशा के लिए अनापरस्ती और इक्तदार का मसला बन जाता है। मैं तो कुछ भी नहीं समझी। मैं आज इस मसले के लिए आया हूं वो बेहद नाजुक मसला है और बदर की मां की मौजूदगी में शायद ये मसला आप दोनों के गिले शिकवों की भेंट चढ़ जाता। बात क्या है खान लाला? वो बात जिससे हमारे खानों में बटा हुआ ये घर फिर से एक हो जाएगा। मैं आपसे ज़ेबी की भीख मांगने आया हूं भाभी। बदर को भी मैंने इसी मकसद के लिए अमेरिका से बुलवाया। आप खामोश क्यों हो गए भाभी? ज़ेबी मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा है खान लाला। मैं उसे अपनी नजरों से जुदा नहीं कर सकती। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आपका बेटा अमेरिका से आया है, वो वापस अमेरिका चला जाएगा। अगर वो अमेरिका जाने की जिद करेगा तो मैं उसे अपना बेटा नहीं समझूंगा। उसका दूसरा भाई शहाब वहां जाकर सेटल हुआ तो मैंने उसके साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए। आपने बदर से इस बारे में बात की? वो बच्चा थोड़ी है, सब कुछ जानता है और फिर उसको यहां ठहराने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप हाँ कर दीजिए। ठीक, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो खान बहादुर साहब की इस हवेली में ज़ेबी आपकी अमानत। पापा, क्या ये बात सच है? कौन सी बात? बदर के साथ ज़ेबी के रिश्ते की बात। बेटा, इस बात की तस्दीक तो हमें तुमसे करवानी चाहिए क्योंकि ज़ेबी तुम्हारी सहेली नंबर 1 है। लेकिन उसने तो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, वो परसों तो आई थी तुम्हारे पास। जी। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सबसे छुपकर आपस में अपनी कार्रवाई की है, लेकिन ये बात हमसे छुपाने में उनका क्या मकसद था नफी? नादीदा लोगों के सारे काम बेढंगे होते हैं। बेगम बेचारी की सारी जिंदगी हसरत रही है कि अपनी बेटी को खान बहादुर के घर सेटल कर दें। अगर ज़ेबी अपने चचा के घर जाए तो इसमें बुरी कौन सी बात है मामा? कभी दो देवरानियों को भी इकट्ठे बसते देखा है? बेगम साहिबा को यह खुशी कभी नसीब नहीं होगी। और अगर ज़ेबी खुश होती तो सबसे पहले तुम्हें बताती। और उसने तुमसे भी ये बात छुपाए रखी तो इसमें जरूर कोई बात है। ये मुझे सरासर एक साजिश मालूम होती है, एक बहुत बड़ी साजिश। साजिश? साजिश ना होती तो अलाउद्दीन खान सबसे पहले मुझे इत्तला देता। मुझे तो लगता है जैसे उसने अपने घर वालों को भी धोखे में रखा है। ये अपने साथ किस खुशी में बातें हो रही हैं? ये उंगलियों पर गिनती किस बात की हो रही है? गिनती तारीखों की हो रही है, घंटों की हो रही है, मिनटों की हो रही है, सेकंडों की हो रही है। जायचा बन रहा है, जायचा। जायचा? मेरी नजरों में गुजरे हुए औकात हैं, गुजर जाने वाले लम्हात, आने वाले लम्हात, एंड व्हाट नॉट। खुदा के लिए ये बात बात पर वट नाट की आदत छोड़िए। अब तो लोग आपका मजाक उड़ाने लगे हैं। व्हाट
क्या कहा तुमने? मैं पूछ रही थी कि ये गिनती किस बात की हो रही है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे बेटे की शादी के लिए कौन सा दिन और कौन सा महीना मुनासिब रहेगा। आप महीनों के हिसाब में क्यों लगे हुए हैं? बदर तो सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेकर आया है और उसमें भी 2 हफ्ते गुजर गए। 2 महीने की छुट्टी? तो क्या उसका वापस जाने का भी कोई इरादा है? जाना तो उसने है, वहां उसका जॉब है, उसकी मुलाजमत। एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए जॉब कोई मसला नहीं है, वो यहां पर भी अपना क्लिनिक कर सकता है। ये मशवरा फिर आप ही उसे दें। ये बात मैं तुम पर वाजे कर देना चाहता हूं कि मैंने उसे पाकिस्तान सैर व तफरीह के लिए नहीं बुलवाया, बल्कि इस मकसद के लिए बुलवाया है कि वो यहां पर शादी करे और यहीं आबाद हो। और अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मुझ पर क्यों? इसलिए कि तुम मुझे भी जानती हो और बेगम साहबा को भी। न तो मैं अपने बेटे को खुद से जुदा कर सकता हूं और ना बेगम साहबा अपनी बेटी को अपने जीते जी मुल्क बदल करने के लिए राजी होगी। बेटियों को तो एक ना एक दिन वालिदैन का घर छोड़ना ही पड़ता है। वालिदैन का घर छोड़ने की मजबूरी मैं जानता हूं, लेकिन मुल्क छोड़ने का कोई जवाब नहीं है। नफीसा कहती है कि तुम्हारी भावज अपनी बेटी के साथ तुम्हारे बेटे को घर दामाद रखना चाहती है। हाँ, तो इस पर मुझे कोई इतराज है? तो तुम भी अपने बेटे के साथ वहां रहने के लिए चले जाओ। हाँ, इसमें भी कोई कबाहत नहीं। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी वहां जाने पर मजबूर करोगे। मिलजुल कर रहना मोहब्बतों की अलामत है लिली। जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारी सोशल लाइफ की बेहतरीन इक़दार और रिवायात का एक हिस्सा है, जिसे हम मगरब की अंधी तकलीद में गंवा रहे हैं। इस बात की फिक्र करो कि हमारा बेटा अपने घर में रुक जाए, अपने वतन में। तुम जब बेटे को लेकर कैलिफोर्निया से रवाना हो रही थी तो तुमने उसके साथ फैसला नहीं किया था कि उसने पाकिस्तान में ही रुकना है? अगर मैं उस वक्त उसे बताती तो हो सकता है आने के लिए तैयार ही ना होता। ये नहीं हो सकता। ये मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा, फरेब, साजिश, टोटल फ्रॉड एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट।